हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा सीटेट के लिए जो एक विशेष श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, उसको हम लोग जो है फ्रेंड्स एक कदम आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर को आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रतिसाद दिया है। मुझे जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स सेशन के अंदर में अपना उत्साह दिखाया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको सेशन पसंद आया और आप लोग जो है अब एक एनर्जी के साथ में आप लोग पढ़ रहे हो। आप लोग जो है आपको एसएसटी पसंद आने लगा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को आपके सीटेट में तो काम आएंगे ही आएंगे। मान लीजिए अगर आपका सीटेट क्लियर हो गया तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये आप लोगों को आपके आने वाली जो दूसरी एग्जाम्स है उसमें भी बहुत ज्यादा काम आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारा। ठीक है, और इसी के साथ में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट भी करूंगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने भी फ्रेंड सेशन को लाइक कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स और जो फ्रेंड शेयर है वही हमें मोटिवेट करते हैं और ज्यादा एफर्ट्स आप लोगों के लिए लेने के लिए। पहले क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताइए। हर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से, ठीक है, हर एक बच्चे को मैं चैलेंज करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर एकदम स्पीड में, ठीक है, आंसर करिए आप सभी लोग। बहुत बढ़िया। देखिए, ओनली राजपूत स्टेट जिसने मुगल अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया था, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ ये। आप लोगों को केवल आपके सीटेट में नहीं बल्कि बहुत सारी और भी एग्जाम्स के अंदर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एकमात्र राजपूत जिसने जो है मना कर दिया था फ्रेंड्स, वो था आप लोगों का मेवाड़ का राजघराना। ठीक है, देखिए कई सारे राजपूत शासक जो थे जिन्होंने मुगलों की अधीनस्थता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लेकिन मेवाड़ जो है एकमात्र राज्य था, ठीक है, जिसने ये नहीं किया था। मेवाड़ के अंदर में जो है सिसोदिया राजपूत, ठीक है, जो वंश था मेवाड़ के अंदर में जो शासन करता था वो था सिसोदिया। ठीक है, सिसोदिया राजपूत लोग थे ये। और इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक हुए वो थे राणा प्रताप। ठीक है, तो राणा प्रताप जो थे फ्रेंड्स, उन्होंने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। ओके, चलिए तो आंसर जो है यहाँ पर मैं आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़। ओके, चलिए तो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने जो है मना कर दिया था मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से। सभी लोग लिख देंगे एक बार कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए ये मई 2016 का एसएसटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सीटेट में पूछा गया। आप लोग जल्दी जल्दी से इसका भी आंसर करते रहेंगे। देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं फ्रेंड, 7वीं शताब्दी में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार विभिन्न क्षेत्रों में किस नाम से जाने जाते थे। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं 7वीं शताब्दी बोला है, 7th सेंचुरी के अंदर में। ठीक है, 7th सेंचुरी एडी के अंदर में कौन से जो राजा थे, मतलब जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, चीफ होते थे, वॉरियर होते थे, योद्धा होते थे, जो राजाओं के अधीन काम करते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको सामंत कहा जाता था। ये याद रखना है आप लोगों ने। जब ये सामंत और ज्यादा बड़े हो गए आगे जाकर 8वीं 9वीं शताब्दी में, तब उनको महासामंत कहा जाने लगा था। लेकिन शुरुआत में 7वीं शताब्दी के अंदर में इनको सामंत कहा जाता था। तो सामंत कौन होते थे? जो राजा को सैनिक सहायता प्रोवाइड करते थे, राजा की मदद करते थे शासन चलाने के अंदर में, उनको सामंत कहते थे। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर डी होगा फ्रेंड्स। देखिए एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं आप लोगों को। बड़े जो लैंडलॉर्ड होते थे, बड़े जो जमींदार या योद्धा प्रमुख होते थे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? सामंत कहा जाता था। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 7th सेंचुरी तक ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे जो है फ्रेंड्स। बाद में ये बड़े हुए, ठीक है, और ज्यादा शक्तिशाली हो गए, तब जाके इनको महासामंत कहा जाने लगा। अदरवाइज 7वीं शताब्दी तक इनको सामंत कहा जाता था। नाउ अब देखिए ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। और बहुत बढ़िया आप सभी लोग जो है फ्रेंड्स बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। ऐसे ही आप पढ़ते रहोगे तो आप लोगों को जो है और डिटेल के अंदर में पढ़ाने में मजा आ जाएगा। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी के सभी। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारा भारत जो है आजाद हुआ। आजादी के बाद में हमारे भारत में रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत थी। उसके लिए हमने हमारा संविधान बनाया। अब संविधान बनाना है तो संविधान सभा बनानी पड़ेगी जो संविधान को बनाएंगी। तो संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो संविधान सभा जो थी जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स लोगों ने बैठकर मीटिंग करके जो है संविधान बनाया हमारा। तो पहली संविधान सभा की जो मीटिंग थी वो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, आजाद हम 1947 में हुए, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे लिए संविधान सभा बना दी थी 1946 में ही। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो है वो इलेक्ट हुए थे अध्यक्ष के रूप में। गलत। देखिए फ्रेंड्स पहली जो बैठक थी ना उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अध्यक्ष के रूप में जो है काम किए थे, क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। ठीक है, जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है, ठीक है, उनको क्या किया गया था? उनको जो है संविधान सभा का प्रोटेम अध्यक्ष बना दिया गया था। तो 9 दिसंबर को अध्यक्षता किसने की थी?
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ये सुपर टेट में आया था, यूपी सुपर टेट के अंदर में। कितने लोगों को याद है, जिन्होंने भी अगर देखा हो वो पेपर, यूपी सुपर टेट के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है, और कई सारे और भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है आपका, कि सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, संविधान सभा के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर कौन थे, ठीक है, ओके, संविधान सभा के, ठीक है, जो ओल्डेस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको ही जो है फ्रेंड प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 11 तारीख को अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। ओके, तो ये वाला जो है फ्रेंड्स आप लोगों का गलत है, जो गलत वाला पूछा है ना, ये गलत है आपका। 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, ये भी सही है। तो ये प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो आप लोगों के सामने यहाँ पर में मौजूद है। तो एनसीईआरटी बेस्ड सारा का सारा बता रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए 8th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, पटोला जो बुनाई है, ठीक है, वो कहां पर में की जाती है। वो एक होता है आप लोगों का लग्दी पंजाबन, लग्दी पटोला, वो वाला पटोला अलग है, ठीक है। ये है आप लोगों का पटोला कपड़ा, जनरली दुपट्टा और जो कपड़े वगैरह है ना, पटोला कपड़े के बनाए जाते हैं, पटोला बुनाई से। तो ये आप लोगों की फ्रेंड्स आपको मिलेंगी पटोला जो वीविंग है, ठीक है, ये सूरत, पाटन और अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, ये याद रखना आप लोगों ने, सूरत, पाटन और अहमदाबाद जो है वहां पर मैं आप लोगों को मिलेंगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो बी इज द आंसर आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है। सूरत, अहमदाबाद और पाटन के अंदर में जो है ये पटोला जो है आप लोगों की बुनाई होती थी। पटोला बुनाई जो है वो कौन से देश के अंदर में, बाहर में एक देश था जहां पर में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग स्क्रीन पर देखकर बता सकते हो क्या। थैंक यू वेरी मच प्रियंका वर्षिने जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी बताइए यहाँ पर में, इंडोनेशिया के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, और इंडोनेशिया के बाजार के अंदर में वहां की स्थानीय परंपराओं का हिस्सा बन गया था पटोला पेंटिंग, ये पटोला बुनाई, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, बहुत बढ़िया। आप लोग जो है फ्रेंड्स कमेंट में भी आंसर करो, ये है वो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, ये वो बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली अपना योगदान दे रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली देख भी पा रहा हूँ, उनके नाम यहाँ पर मैं दिखाई भी दे रहे हैं मुझे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप लोग करते रहेंगे फ्रेंड्स एफर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए संगम कविताओं में 3 राजवंशों का उल्लेख मिलता है हमको, ये आप लोगों का फरवरी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 राजवंशों का उल्लेख मिलता है जिनको हम मूवेंडर कहते थे। तो मूवेंडर मतलब 3 राजा या 3 राजवंश, वो कौन कौन से 3 राजवंशों के बारे में बात हो रही है। तो मूवेंडर का मतलब होता है 3 राजवंश, और ये 3 राजवंश थे चोल, चेर और पांड्या। चोल, चेर और पांड्या, आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, चोल, चेर और पांड्या, ठीक है, चोल, चेर और पांड्या। तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिख लीजिए। इनको मूवेंडर कहा जाता था, मूवेंडर का मतलब ही होता है 3 राजवंश, ठीक है, 3 राजवंश, डी इज द करेक्ट आंसर, चोल, चेर और पांड्या, ठीक है। इनको संगम कविताओं के अंदर में मूवेंडर कहा गया है, मूवेंडर, ठीक है, मूवेंडर। लिखो जल्दी से, चोल, चेर और पांड्या, चोल, चेर और पांड्या, सभी लोग लिख देंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और 261 बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कई सारे महाजनपद जो थे वो किलेबंद हो गए थे। पहली बात तो महाजनपद क्या होता है, महाजनपद में महा आपको पता है, ठीक है, जैसे कंजूस होता है, तो महाकंजूस किसको बोलेंगे, जो बहुत ज्यादा कंजूस है, ठीक है। आप लोगों में से कौन है महाकंजूस, ठीक है, कोई कंजूस होगा, कोई महाकंजूस होगा, मतलब बड़ा वाला कंजूस। वैसे ही जनपद, एक जो है फ्रेंड्स राज्य जो होता था, ठीक है, उसको बोलते थे जनपद उस इलाके में। अब कोई बड़ा राज्य हो जाए तो उसको महाजनपद कहा जाता था, ठीक है, महाजनपद। तो महाजनपद जो थे, बड़े राज्य जो थे, जनरली किलेबंद हुआ करते थे। आसान भाषा में आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है, किलेबंद हुआ करते थे। तो ये क्यों होते थे किलेबंद, क्योंकि ये जो है फ्रेंड्स अटैक से डरते थे, ठीक है, अटैक से डरते थे, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग जो है किलेबंद कर लेते थे खुद को, ठीक है, मतलब जनरली इनकी राजधानियां किलेबंद होती थी। तो महाजन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि महाजनपद काल के अंदर में जो है किलेबंदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, बड़े बड़े किले बनाए जाने लगे थे, क्योंकि वो डरते थे, सुरक्षा की जरूरत थी, क्योंकि जितना बड़ा साम्राज्य होगा उसके ऊपर में आक्रमण के उतने चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए, तो आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाजनपद काल के अंदर में किलेबंदी बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू पिष्टक है, इसका अर्थ क्या होता है, बताइए, पिष्टक का मतलब क्या होता है, पिष्टक। जी हाँ बिल्कुल, सनाया कुमारी जी, पेडागोजी का भी पूरा का पूरा करवाऊंगा मैं आपको। चलिए
चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर में देखिए रूही शर्मा जी का भी एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया है। पहले जब सीटेट हुआ था तो आपकी वीडियो मुझे सिर्फ 10 दिन पहले पता चला था, इसलिए सीटेट रह गया, बट इस बार मैं पहले से ही आपकी स्टार्टिंग से ही लाइव देखूंगी। ठीक है, अपनी तैयारी करूंगी। बहुत बढ़िया रूही जी, ऐसे ही आप जुड़े रहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है आप जब स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो तो आप जो है केवल पास नहीं होना है, बल्कि आपका स्कोर को भी बूस्ट करना है आपने। तो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है पिष्टक। इसका मतलब होता है टॉल गेटवे। ठीक है, देखिए ये जो बड़े बड़े दरवाजे हैं, कितने लोग ताजमहल गए हैं ठीक है देखने के लिए? अगर देखा होगा तो बड़ा सा दरवाजा है। ठीक है, कई सारे जो भवन है अपने को ने, इवन अगर हुमायूं का मकबरा देखा है तो वहां पर में भी आपने बड़ा सा गेट देखा होगा, बड़ा सा गेट। इसको कहते हैं पिष्टक। क्या कहते हैं इसको? इसको पिष्टक कहा जाता है, पिष्टक। ओके, तो देखिए मुगल आर्किटेक्चर के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, वो है आप लोगों का पिष्टक, जिसका मतलब भी होता है टॉल गेटवे, बड़ा दरवाजा। ठीक है, तो बड़ा दरवाजा। तो हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार जो है आप लोगों को इस तरीके की वास्तुकला देखने के लिए मिली, जिसमें पिष्टक बनाया गया था। एक बड़ा सेंट्रल हॉल बनाया गया था जिसको हस्त बिहिस्त कहा जाता था। अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूं, ठीक है, तो मुझे बताइएगा जरूर। जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतने ज्यादा मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेता रहूंगा। ठीक है, तो पिष्टक मतलब क्या होता है? टॉल गेटवे, बड़ा दरवाजा मतलब पिष्टक। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, देख सकते हो आप लोग ये हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, कहां पर में हुमायूं का मकबरा, जल्दी बताओ। देखिए इतने सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में फास्ट आंसर करेंगे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। हुमायूं का मकबरा मिलेगा आप लोगों को दिल्ली के अंदर में। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि हुमायूं का मकबरा जो है भारत का पहला ऐसा मकबरा था जो गार्डन स्टाइल में बनाया गया। गार्डन स्टाइल का मतलब, ठीक है, इस तरीके से आस आजू बाजू में पूरा गार्डन है। ठीक है, गार्डन है आजू बाजू में। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था एक बार कि हुमायूं चचा जो है वो अंदर में सो रहे हैं, तो वो क्या सोचते होंगे? पीछे में राजू और नेहा जो है वो बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है, कि राजू बोल रहा है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, नेहा बोल रही है कि जो है तुम जो है हमेशा मैं तुम्हारे ही साथ जो है रहूंगी। और वो हुमायूं चाचा बोल रहे हैं अरे तुम दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हो, पहले तुम आ चुके हो दोनों अलग अलग। राजू तू जो है उधर में आया था, नेहा तू इधर से आई थी। ठीक है, यहीं पे आके तुम याद कर, राजू तू पीछे जाके जो है वो लिख कर भी आया था उसका नाम। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं गार्डन स्टाइल में, तो गार्डन स्टाइल में नहीं बनाना चाहिए, ये मेन इसका मोटो है। जबरदस्ती यार इंसान को मरने के बाद में भी चैन नहीं है, सब आ जाते हैं इधर में, निब्बा निब्बी लोग ज्यादातर गार्डन में जाते हैं, और कौन जाता गार्डन। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर में देखिए आप लोग, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम कॉल्ड राखी, इसलिए मैं तो जाता ही नहीं गार्डन। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम कॉल्ड राखी, राखी नामक प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो देखिए राखी नामक जो व्यवस्था है फ्रेंड्स, उसकी शुरुआत किसने की थी अगर ये बोला जाए तो? राखी जो है एक टैक्स सिस्टम था। ठीक है, टैक्स सिस्टम ये सिखों ने स्टार्ट किया था। कि देखिए यहां पर में क्या हुआ, इस इलाके के ऊपर में सिखों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। अब यहां पर में मुगलों का आक्रमण होता था, राजपूत लोगों का आक्रमण होता था, उनसे बचाने के लिए किसानों से सिख जो साम्राज्य था उसके अंदर में राखी नामक टैक्स लिया जाता था किसानों से। ये दर कितनी थी, कितना परसेंट था? ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। राखी नामक टैक्स में कितना परसेंट टैक्स लिया जाता था? तो राखी नामक टैक्स के अंदर में 20% टैक्स लिया जाता था। मतलब जितने भी उपज उगी है किसानों की, उसका 20% टैक्स के रूप में दो। ठीक है, जो बाहरी आक्रमण करता है उससे जो है वो सिख साम्राज्य में रक्षा होगी। तो सिख लोग अपने साम्राज्य में किसानों की रक्षा करने के लिए, बाहरी मुगलों और राजपूत साम्राज्य से रक्षा करने के लिए, ठीक है, ये टैक्स लिया करते थे, राखी नामक टैक्स। अब देखिए शुरुआत बौद्ध भिक्खु, जहां पर में बौद्ध और जैन भिक्खु जहां पर में रहते हैं, ठीक है, उनके रहने की जगह को विहार कहा जाता है। जहां पर में विहारते हैं वो लोग, जहां पर में ठहरते हैं, विहारते हैं, रहते हैं, उनको विहार कहा जाता है। जैन और बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे, उनके जो सबसे शुरुआती विहार थे वो किस चीज के बने हुए थे? ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, जल्दी बताइए। और एक बार सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को स्पीड में करवा सकूं। तो अगर मैं बात करूं विहार की, तो शुरुआती विहार जैन और बौद्ध भिक्खुओं ने जो बनाए थे, वो आपके लकड़ी के, ईंट के, मिट्टी के, पत्थर के, किसके बने हुए होते थे? तो लकड़ी के बने हुए होते थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, शुरुआती विहार लकड़ियों के बने हुए होते थे। बाद में पत्थरों की गुफाओं के अंदर में इनको बनाया गया, बाद में ईंटों से बनाया गया, लेकिन शुरुआत में लकड़ी के बने हुए होते थे विहार। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉइंट आपका, कि शुरुआती विहार, ठीक है, जो बौद्ध और जैन भिक्खुओं के ठहरने की जगह होती थी, वो लकड़ियों से बनी हुई होती थी। ठीक है, तो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क जो है फ्रेंड्स अलग अलग जगह पे जाते थे। ठीक है, और
जो है अपनी टीचिंग्स को फैलाते थे। लेकिन रेनी सीजन में एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है भाई? बारिश होगी, गीले गीले हो जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग जो है फ्रेंड्स विहारों में रहा करते थे। शुरुआती विहार जो है वो लकड़ी के बने हुए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरी विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक क्षेत्र के देशांतर को कितना कितना डिग्री घेरेगा? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है यहाँ पर में कि ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने जो है वो हर जो है 24 ऐसे लाइन हमें बनानी है, 24 जो है देशांतर बनाने हमने। तो आपको पता है कि पूरी पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री की है ना? गोल है तो 360 डिग्री की है। 360 और 24 क्षेत्रों में बांटना है आपने, तो हर क्षेत्र कितना डिग्री का बनेगा? आप लोग खुद ही कैलकुलेट करके बताइए अभी, जल्दी से खुद कैलकुलेट करिए और जल्दी बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। जब अगर मान लीजिए कि हम पृथ्वी को बराबर देशांतर 24 बराबर देशांतरों में बांट देंगे, तो हर दो देशांतर के बीच में 15 डिग्री का फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये 24 क्या दर्शा रहा है आपका? 24 घंटे दर्शा रहा है, मतलब हर एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री आगे बढ़ जाती है, 15 डिग्री घूमती है। तो अर्थ जो है फ्रेंड्स, आपको पता है कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 24 घंटे या 24 अगर इसमें बांटना है आपको पार्ट में, तो हर पार्ट 15 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हर एक घंटे का मतलब 15 डिग्री का रोटेशन पृथ्वी का। अब देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, विनय पिटक, ठीक है। किस चीज से रिलेटेड है विनय पिटक पुस्तक? ये बहुत बार पूछा जाता है, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। विनय पिटक किस चीज से रिलेटेड है? विनय पिटक, विनय पिटक एक बुद्धिस्ट पुस्तक है, बुद्धिस्ट बुक है, ठीक है, जिसके अंदर में बुद्धिज्म के रूल दिए गए हैं। अगर आप संघ में रहते हो तो आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। नहीं तो पता चले यहाँ पर में मेहर आ गई, नीता आ गई, प्रीति आ गई, पूनम आ गई, निराला यादव जो है वो भी आ गए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर में हमारा जो है पीहू आ गए, यहाँ पर में रानी कुशवाहा आ गई। अरे लड़के कहाँ गए भाई? लड़के लोग ना पता है बेचारे इतने डर डर के रहते हैं आजकल कि कमेंट में भी कमेंट नहीं करते, बेचारे रहते पीछे से चुप चुप के देखते रहते, मैं माइनॉरिटी में हूँ मेरा क्या होगा करके। लड़के ही नहीं दिखते यार कमेंट के अंदर में, ढूंढना पड़ता है उन लोगों को। 33% रिजर्वेशन कमेंट्स के अंदर में लड़कों को भी देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, है यहाँ पर में शाहनवाज आ गया, यहाँ पर में रौनक आ गया, बहुत सारे। अब ये लोग आ गए मान लो, ठीक है, सबके सब जो है वो बिहार के अंदर में रह के जो है लूडो खेल रहे हैं। अब भाई उनको लूडो खेलना अलाउ थोड़ी करेंगे यहाँ पर में। वहां पर में जो है मेहर और पीहू जो है आपस में बात करी, बहन तुझे पता है, ठीक है, कल जो है ना मिहिर ने फिर से जो है वो अनुराग ने जो है वो प्रेरणा को छोड़ दिया, कोमोलिका के पास में चली गई, कोमोलिका के पास चला गया। तो ये सब बातें कर रहे हैं वो लोग। भाई कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए ना संघ के अंदर में कि कोई भी डिसिप्लिन बना रहे। तो संघ के अंदर में जो डिसिप्लिन होता था, बुद्धिस्ट संघ के अंदर में जो डिसिप्लिन रखना है वो विनय पिटक में दिया हुआ था। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने फॉलो करने हैं संघ के अंदर में रहते हुए, वो सारे के सारे आप लोगों को, ठीक है, ओके, वो आप लोगों को बुद्धिस्ट संघ में रहने के नियम विनय पिटक के अंदर में आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ठीक है। तो पुरुषों और स्त्रियों को अलग अलग व्यवस्था थी, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। लेकिन संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप में से कोई बच्चा तो नहीं है 18 साल से छोटा, अपने माता पिता से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई यहाँ पर में गुलाम जितने भी पति लोग हैं, ठीक है, अपनी स्वामी मतलब अपनी, ठीक है, स्वामियों से, अगर कोई दास है तो अपने स्वामी से परमिशन, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से परमिशन। अगर आपने कर्ज ले रखा है, आप नीरव मोदी और वो कौन सा था किंगफिशर वाले भाई साहब, ठीक है, अगर आप वैसे हो कर्जदार हो, ठीक है, तो आपको अपने देनदारों से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आप स्त्री हो, ठीक है, और मैरिड हो, तो आपको अपने पति से परमिशन लेनी पड़ेगी संघ में जाने के लिए। जा सकते हो लेकिन परमिशन लेके जाना पड़ेगा, ओके। विजय माल्या, बिल्कुल सही बात है, आप लोग पहचानते हो यार, ठीक है। तो ये अगर आप कर्जदार हो, मान लो कि विजय माल्या को अगर जाना है, ठीक है, संघ में, कि विजय माल्या बोल रहा है भाई मैंने अब शराब वराब छोड़ दी, किंगफिशर उंगफिशर, ठीक है, और अब जो है मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक के ऑफिस में गया कि मुझे परमिशन दे दो, मेरे को संन्यास लेना है करके, सोचो कैसा लगेगा। चलिए आ जाइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का तरफ में। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसमें बोला गया है कि आपको दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उनको एक सही क्रम में लगाना है आप लोगों ने, आकार के अवरोही क्रम के अंदर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ में लगाना है आपने, ठीक है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप हम लोगों को पता है फ्रेंड्स एशिया है, ठीक है, एशिया है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे बारी आती है अफ्रीका की, ठीक है, अफ्रीका, ओके, अफ्रीका।
तीसरे नंबर पे आता है आप लोगों का, अफ्रीका के बाद में कौन सा आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। फिर आता है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है आप लोगों की अंटार्कटिका की, अंटार्कटिका। फिर आता है आप लोगों का यूरोप, यूरोप। और लास्ट में आता है आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो अब आप लोग लगा लीजिए यहाँ पर मैं सही जोड़ी कौन सी लगने वाली है, बता दीजिए, लगाए जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी लोग, जल्दी से। अब मैंने आप लोगों को आंसर बता दिया, आप लोगों को केवल आंसर पहचानना है कि कौन सा वाला सही होगा इनमें से। चलिए, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में से, तो इसमें से जो आंसर है आप लोगों का वो हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, ठीक है। इसमें सही इनमें जो दिए हुए हैं उनमें से तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है, आइलैंड कंटिनेंट, सबसे छोटा महाद्वीप है ये, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कॉल्ड बरीड सनशाइन? अंतररहित धूप किसको कहा जाता है? इनमें से कौन सी है जिसको अंतररहित धूप कहते हो आप लोग? ठीक है, निम्नलिखित में से किस खनिज को अंतररहित धूप कहा जाता है? ओके, तो अंतररहित धूप मतलब कि दबी हुई धूप कहते हैं। तो दबी हुई धूप किसको कहते हैं? दबी हुई धूप कहते हैं आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है, कोल को, कोयला जो है इसको अंतररहित धूप कहा गया है एनसीईआरटी नामक शास्त्रों के अंदर में। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। बिल्कुल, ये बीपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी, इवन आपके डीट्रिपल एसबी सुपरटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगी क्लास, क्योंकि ये सीटेट के लिए है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीटेट के काम आएंगी, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप सभी लोगों ने देखना है अच्छे से इसको। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सर मैं फर्स्ट टाइम सीटेट की एग्जाम दूंगी और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपसे पढ़ के क्लियर कर लूंगी एग्जाम। भारती मिश्रा जी बहुत बहुत बढ़िया, और ऐसी कॉन्फिडेंस रखना है आपने। तो पृथ्वी के अंदर में जो गर्भ में दबा हुआ कोयला है उसको बरीड सनशाइन या अंतररहित धूप, दबी हुई धूप कहा जाता है, ठीक है। मौर्य काल के दौरान किसे काले सोने के रूप में रेखांकित किया गया था? काला सोना किसको कहते थे प्राचीन काल के अंदर में? काला सोना, ठीक है। एक्चुअली क्या था फ्रेंड्स, ठीक है, रोमन एम्पायर के अंदर में, ये हमारा भारत है मान लीजिए, ठीक है, इस कलर से करते हैं क्योंकि ये मिट जाएगा अदरवाइज नहीं तो, ठीक है। ये भारत है हमारा, इधर साइड में यूरोप वगैरह है, उधर में रोमन एम्पायर भी हुआ करता था उस समय में। ये यूरोप के जो लोग थे ना वो बड़े चटोरे थे खाने के, चटोरा, यू नो चटोरा, ठीक है, जो खाने के मामले में बड़े वो थे कि भाई खाना चाहिए यार, अच्छा एकदम लजीज खाना चाहिए उनको। तो जो पेपर होता था, ठीक है, मतलब काली मिर्च, उस वो उनको चाहिए होती थी बढ़िया से मस्त पे कि काली मिर्च डाल के जो है वो पुलाव बनाएंगे और दबा के खाएंगे, ठीक है। तो काली मिर्च जो है फ्रेंड्स उसको काला सोना कहा जाता था। उस समय में ऐसा था कि मान लो कि यहाँ पर में जो रीता खारवार है, ये क्या कर रही है, अपने घर में सबको खाने पे बुला रही है और अपना नहीं क्या बताने के लिए, जैसे क्या होता है नहीं कि आप लोग बुलाते हो आपस में एक दूसरे को अपने घर में पार्टी देकर अपनी साड़ियां दिखाते हो, देखो तुम्हारे जीजू ने जो है ये साड़ी लाकर दी मुझे, इतनी साड़ी लाकर दी मेरे लिए, देखिए ये करते हैं, देखो सोने की अंगूठी गिफ्ट की, झुमके जो है दिखाना है तो बार बार कानों को हाथ लगाते हैं आप लोग। तो वैसे अपने घर में अपनी जो है रईसी दिखाने के लिए अगर आप रोमन एम्पायर में होते तो आप क्या करते? खाने पे बुलाते और उसमें काली मिर्च डालते, ठीक है। लोग बोलते अरे वाह बड़े अमीर लोग हैं यार, ये लोग तो काली मिर्च डाल के खाना खिला रहे हैं, ठीक है, स्टेटस दिखाने के लिए। तो रोमन एम्पायर में काली मिर्च जो है इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, ये स्टेटस सिंबल था उस समय का, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, स्टेटस सिंबल था एक प्रकार का काली मिर्च। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोगों को कैसे पता चला कि रोमन एम्पायर का हमारे भारत के साथ में व्यापार होता था? तो साउथ इंडिया का गोल्ड, मसाले, स्पेशली जो पेपर है, पेपर मतलब काली मिर्च, ठीक है, कीमती पत्थर, ये आप लोगों का बहुत फेमस था रोमन एम्पायर के अंदर में। दक्षिण भारत में हमें पता चला है, दक्षिण भारत के अंदर में हमें गोल्ड के सिक्के मिले, ठीक है, सोने के सिक्के, ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर में रोमन एम्पायर के, वो रोमन एम्पायर के सोने के सिक्के। अब ऐसा तो था नहीं कि उधर यूरोप में जो है वो लोग टॉस कर रहे थे और सिक्का उड़ के इधर आ गया दक्षिण भारत में, हमारे भारत में। भाई व्यापार हो रहा था तभी वो सिक्का आया ना भारत में। तो दक्षिण भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स गोल्ड कॉइन्स हम लोगों को मिले हैं रोमन एम्पायर के, जिससे हमें सबूत मिलता है कि भाई इनका व्यापार होता था, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ना आकस्मिक रोजगार या कैजुअल एम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाता है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आंसर करिए जल्दी जल्दी से। और एक बार सभी लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है, सेशन को लाइक जरूर कर देंगे जिन लोगों ने जो है टीचिंग परीक्षा मतलब पेपर क्लियर पेपर। थैंक यू वेरी मच प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। और सभी लोग जितने भी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक कर दिया है वो हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से, ठीक है। जो भी लॉयल स्टूडेंट है जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे ताकि ऐसे ही एनर्जी के साथ में हम लोग पढ़ते रहे। और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे शेयर कर देंगे,
ठीक है। तो देखिए आकस्मिक रोजगार या कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा होता है कि जब भाई काम की जरूरत होगी तब आपको बुलाया जाएगा, अगर काम की जरूरत नहीं है तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो कैजुअल यूनिफॉर्म पहनते हैं ये इसका मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब वर्कर हैव द चॉइस, वर्कर के पास में चॉइस है कब जाना है कब नहीं जाना है, वो भी मतलब नहीं होता है। देखिए वर्कर्स को तभी बुलाया जाता है काम पे जब काम की जरूरत होती है, जब काम होता है उनके लिए, अदरवाइज बेचारे खाली पीली बैठे रहते हैं। जैसे मजदूर लोग होते हैं ना, घर कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर में मजदूर होते हैं, या फिर आपका जो रोजगार चौराहा होता है, लेबर चौक होता है, वहां अलग अलग शहरों में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो ऐसे मजदूर जिनके पास में जब काम रहेगा तभी उनको काम पर बुलाया जाता है, अदरवाइज नहीं बुलाया जाता। मतलब कैजुअल है ये लोग। ठीक है, जब काम रहेगा तभी बुलाएंगे, परमानेंट जॉब नहीं है उनके पास में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वर्कर्स आर कॉल्ड टू वर्क ओनली व्हेन द एम्प्लॉइज नीड देम, जब उनकी जरूरत होती है तभी बुलाया जाता है, अदरवाइज नहीं बुलाया जाता। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना था फ्रेंड्स। ठीक है, कैजुअल वर्कर एक कंपनी के साथ में अस्थायी और लचीली स्थिति में होते हैं, मतलब जब काम की जरूरत होगी तब बुलाएंगे, अदरवाइज नहीं बुलाएंगे। ठीक है, ऐसे कई सारे जो है आप लोगों को ये देखने के लिए मिलते हैं, लेबर चौक, जहां पर में लेबर जो है वो इंतजार करते कि भाई कोई उनको काम दे देगा करके। ठीक है, तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है ये, इसको तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो है फ्रेंड्स, ये ताराबाई शिंदे के द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी। इसमें उन्होंने किस चीज की तुलना की है? ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में, एंड आई वाज वेरी शॉक कि भाई ये इस तरीके का क्वेश्चन कैसे पूछा, और उसमें भी बच्चों ने गलत करके आया। उसमें पूछा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक में ताराबाई शिंदे ने किस चीज का कंपैरिजन किया है? एक था, ठीक है, सामाजिक जो भेदभाव होता है उसकी तुलना, और जो नेचुरल जो डिफरेंस होता है स्त्री और पुरुष के अंदर में उसकी तुलना। भाई अब तुम बताओ, आप लोग तो इतने समझदार होशियार, ठीक है, और इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप लोग बताओ ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना में किसका कंपैरिजन करेंगी? भाई कि लड़कों के बाल छोटे छोटे क्यों होते हैं, लड़कियों के बाल छोटे क्यों नहीं होते? ठीक है, इसकी तुलना करेंगी, लड़कों को दाढ़ी आती है हमको क्यों दाढ़ी नहीं आती? ऐसी तुलना करेंगे क्या? वो नहीं ना, वो किस चीज की तुलना करेंगे? सामाजिक भेदभाव की, कि लड़कों को तुम जो है वो पढ़ाई लिखाई करने जाने देते हो और लड़कियों को नहीं जाने देते, लड़कों को ज्यादा आजादी होती है लड़कियों को नहीं होती, लड़कों को जो है वो आ, आप खाना नहीं बनाने बोलते हो, लड़कियों को घर का काम करने बोलते हो। ठीक है, तो जेंडर इनइक्वालिटी जो थी उसके ऊपर में उन्होंने पुस्तक लिखी थी, सामाजिक तौर पर, ना कि नेचुरल तौर पर। ठीक है, सामाजिक भेदभाव पर लिखी थी पुस्तक, और ये क्वेश्चन एक्चुअल में आया था सीटेट के अंदर में कि जो नेचुरल डिफरेंस होते हैं उस पर, नेचुरल डिफरेंस क्यों लिखेंगे बेचारे यार, वो क्यों करेंगे ऐसी हरकत? ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। सी इज द करेक्ट आंसर। ताराबाई शिंदे, ठीक है, नारीवादी कार्यकर्ता थी। ठीक है, उन्होंने जो है वो सामाजिक भेदभाव, देखिए यहाँ पर में दिया है, सामाजिक भेदभाव की आलोचना करते हुए उन्होंने पुस्तक लिखी थी, सामाजिक भेदभाव, ना कि, ठीक है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर। 1990 के दशक में तवा जलाशय क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने अपनी आजीविका से संबंधित किस अधिकार की मांग के लिए संगठित हुए? एक तवा बांध है ना, तवा नदी है, तवा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है, नर्मदा नदी ये है मान लो, नर्मदा, और ये है तवा नदी। अब तवा नदी के ऊपर में बनाया गया एक बांध, ठीक है, बांध बनाया गया तवा नदी पर। अब जब तवा नदी के ऊपर में बांध बनाया गया तो ये जो बांध था इसके वजह से पानी जो है यहाँ रुक जाता था। अब जो लोग थे उन्होंने बोला भाई हमको इस बांध में मछली पकड़ने दो, ठीक है, सरकार ने मना कर दिया। तो मछली पकड़ने के अपने अधिकार को लेकर इन्होंने जो है वो प्रदर्शन किया और अपनी मांग को मनवाया, ठीक है, सरकार से। तो मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर, फिशिंग राइट्स को लेकर। अच्छा, तवा बांध जो है फ्रेंड्स, ये तवा जो मत्स्य संघ इन्होंने बनाया था, तवा मत्स्य संघ कौन से राज्य में बनाया था पता है आप लोगों को? ये उन्होंने बनाया था तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश के अंदर में। मध्य प्रदेश लिखो सभी लोग, मध्य प्रदेश के अंदर में, प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर में उन्होंने बनाया था ये तवा मत्स्य संघ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश के अंदर में बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले? गर्त आवास का मतलब क्या होता है? देखिए गर्त आवास का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, ऐसे ये जमीन है मान लीजिए, तो जमीन के अंदर में जो घर बने हुए होते हैं ना, ऐसे जमीन में गड्ढा खोद के जो घर बने हुए होते हैं उसको गर्त आवास, ठीक है, बोला जाता है, पिट हाउसेस। ये लोग क्या करते थे, एक तरीका होता है आपका, ऐसा ऊपर में आप घर बना सकते हो, एक होता है ऐसा घर ऐसा खोद कर जो आप बना लेते हो और यहाँ से बस आने जाने का एक रास्ता बना लेते हो, ठीक है, जमीन के अंदर में। तो गर्त आवास, पिट हाउस, गड्ढों में रहने वाले घर, नवपाषाण युगीन, नवपाषाण न्योलिथिक समय काल के, ये मिले हैं आप लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है, कहां पर में? बुर्ज होम के अंदर में।
बुर्ज होम आपको मिलेगा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अंदर में, बुर्ज होम। ठीक है, यहां पर में जो है फ्रेंड्स इस तरीके के पिट हाउसेस आपको मिले हैं, गड्ढों वाले घर, जहां पर में ये लोग गड्ढों के अंदर में रहा करते थे, पिट हाउसेस। इनके चूल्हे हुआ करते थे, कुछ चूल्हे अंदर में भी थे और बाहर में भी थे, मतलब अंदर में भी चूल्हा हुआ करता था, बाहर में भी। ये क्वेश्चन लिटरली आया था कि जो चूल्हे हुआ करते थे गर्त आवास में न्यूलिथिक समय काल के बुर्ज होम में, वो क्या घर के अंदर होते थे, घर के बाहर होते थे, या दोनों जगह होते थे? भाई दोनों जगह होते थे। कभी कभी जो है उनका मन किया घर के अंदर में, घर के अंदर खाना बना रहे, ठंडी का मौसम है, पति जो है उसने हिरन का शिकार करके लाया, सलमान खान टाइप का था वो, ठीक है, उसने हिरन का शिकार करके लाया, तो बोले पत्नी पति पत्नी चलो यार आज देखिए कितना सुहाना मौसम है, पूरा चांद है, ठंडी भी लग रही है, चलो बाहर बैठ के हिरन भूंज के खाएंगे। तो वो बाहर भी उनका चूल्हा होता था, तो अंदर और बाहर दोनों चूल्हा होता था। ये क्वेश्चन आया था आप लोगों को ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो दोनों जगह पे मतलब घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह चूल्हा होता था इनका, गर्त आवास के अंदर में भी और बाहर में भी। ठीक है, चलिए हम लोग फ्रेंड्स केवल और केवल 27 अभी 26 लाइक्स अब दूर रह गए हम लोग हमारे टारगेट से। जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। ये यहाँ पर मैं बुर्ज होम आपको कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? संविधान की प्रस्तावना कितने लोगों को याद है? प्रस्तावना, प्रियम्बल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और अवसर की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद। ठीक है, तो फ्रेंड्स पूरा संविधान की प्रेम्बल अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को यहाँ पर में समझ में आएगा कि हमारा भारत को, ठीक है, संप्रभु देश बनाना है, हमने सोशलिस्ट बनाना है, सेक्युलर बनाना है, कम्युनिस्ट बनाने की कहीं पे भी बात नहीं की गई है। तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा वाला संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो प्रस्तावना आप लोगों की बुक के अंदर में दी हुई होती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो भारत का संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये पूरा का पूरा आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए। कहीं पे भी यहाँ पर में देखिए, यहाँ पर में समाजवादी संप्रभु लिखा हुआ है, प्रभुत्व संपन्न मतलब ही संप्रभु होता है, एक सोवरेन कंट्री, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। कहीं पे भी कम्युनिज्म की बात नहीं की गई है। चोल, चेर और पांड्या, ये तीन शासकों को किस नाम से जाना जाता था दक्षिण भारत में? जल्दी जल्दी से बताइए। क्या बात है फ्रेंड्स, आप लोगों ने 500 प्लस लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। देखिए, चोल, चेर और पांड्य के तीन शासक परिवारों को मुख्य रूप से किस रूप में जाना जाता था? संगम काल के समय में, मतलब आज से करीब 2-2.5 हजार साल पहले, इनको मूवेंडर के नाम से जानते थे। तीन राजाओं को मूवेंडर कहा जाता था। ठीक है, मूवेंडर। तो आंसर डी हो जाएगा। 71% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, मूवेंडर, चोल, चेर और पांड्या। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजाओं द्वारा ब्लैंक के रूप में स्वीकार किया गया। 7वीं शताब्दी में जो जमींदार या योद्धा होते थे उनको क्या कहा जाता था? राष्ट्रकूट, चालुक्य, सामंत, ब्राह्मण, क्या बोलते थे उनको? स्टार्टिंग में, जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है उसको पता होगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग के अंदर में जो आपके जो राजा हुआ करते थे 7वीं शताब्दी के अंदर में, बड़े जमींदार और योद्धा जो राजा की मदद करते थे, सैनिक सहायता प्रोवाइड करते थे, राज शासन चलाने में मदद करते थे, उनको सामंत कहा जाता था। बाद में ये सामंत जो है अपने आप को उन्होंने और मजबूत किया, वो महासामंत बनते गए। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के अंदर में कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये लेक्चर अच्छे से देखिए, क्योंकि आपके सीटेट के साथ साथ में बहुत सारे और एग्जाम्स में काम आएगा। ये एनसीईआरटी बेस्ड, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के। ठीक है, चलिए, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कुछ पॉइंट्स, और उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या आप लोगों के लिए जो है सरप्राइज हमारे लिए पास में है। ठीक है, सबसे पहले तो आप जो है, जो कंटिनेंट है, कॉन्टिनेंट, जितने भी महाद्वीप है, उनको छोटे से बड़े क्रम में लगाओगे। अब देखो हम लोग यहाँ पर में कुछ तूफानी करते, छोटे से, ठीक है, बड़े क्रम में लगाना है आप लोगों ने, उल्टा क्रम में लगाना है। देखते, मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को कि कितने लोग लगा पाते हैं, कोशिश करो, देखते कितने लोग कर पाते। छोटे से बड़े क्रम। अब हम लोग उल्टा चलेंगे, यहाँ पर उल्टा एक करते हैं। दूसरी चीज, कल मैं आप लोगों की जो है फ्रेंड्स लाइव जो है आप लोगों की मैं 30 क्वेश्चन की टेस्ट लूंगा, ठीक है, पोल के साथ में, नंबर के साथ में। तो क्या सभी लोग तैयार है? कल एग्जैक्टली आप लोगों को आ जाना है डॉट 5 बजे, पूरे पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे मुझे। ठीक है,
देखते हैं कि कितना स्कोर आता है, आप लोग स्कोर भी बताओगे मुझे, और जो बच्चा लाइव रहेगा उसको कल से टेस्ट भी मिलेंगी, केवल और केवल लाइव वाले जो रहेंगे बच्चे उन लोगों को टेस्ट मिलेंगी। ओके, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा आप सभी लोग। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोगों का एक दो क्वेश्चन और है जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम जो है ये कौन से वाले राज्य में या यूनियन टेरिटरी में, कौन सा स्टेट है या कौन सा यूटी है जहां पर में मिलेगा बुर्ज होम नामक नवपाषाणकालीन स्थल, ठीक है, ये आप लोग बताओगे। उसके अलावा आप लोग बताएंगे मुझे कि राखी नामक जो टैक्स था जो सिखों के समय में लिया जाता था, उसकी दर कितनी थी, कितना % टैक्स लिया जाता था राखी नामक टैक्स किसानों से, मुगलों और उनसे बचाने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ये बताओगे कि मूवेंडर में कौन से 3 राजवंश आते थे, मूवेंडर, ठीक है, मूवेंडर में कौन से 3 राजवंश आते थे, 1 2 3, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, सीटेट की आप लोगों की सीडीपी की क्लास है 6 बजे, ठीक है, तो आप सभी बच्चे, ओके, आज इस बार आप लोगों में से कितने लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 130 प्लस का टारगेट जो है मेरे साथ में रखने के लिए तैयार है, हाथ ऊपर करके बता देंगे और लिख भी देंगे 130 प्लस का टारगेट, ठीक है, 130 प्लस का टारगेट, पूरा का पूरा जो है जोर लगा देंगे इस बार। और आप लोगों में से जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको जो है मेरी जो बुक्स है, ठीक है, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे जो है वो डिलीवर भी करवाऊंगा, ठीक है, जो मैंने लिखी थी बुक आप लोगों के लिए। तो बस अच्छे से करना है, मैं थोड़े दिन तक देखूंगा, जो बच्चा रेगुलर रहेगा अच्छे से पढ़ाई करता रहेगा, ठीक है, उसको जो है हम लोग उसके लिए ये करेंगे हम लोग सारी की सारी चीजें। स्कोर बूस्टर की अनाउंस मैं आप लोगों के लिए कल एक स्कोर बूस्टर सीरीज हमारी उसका भी अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए कल करने वाला हूं, तो कल सारे लोग जो है वो लाइव रहेंगे 30 क्वेश्चन की सीरीज, और उसके अंदर मैं पूरा का पूरा मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे एक नया इनिशिएटिव टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए लेकर आया है आपका 130 प्लस स्कोर करने के लिए, प्लस आप लोगों का पूरा एनसीईआरटी आपका क्लियर हो जाएगा। एक और चीज है आपके लिए, पूरा का पूरा डू यू नो है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो कैसे आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर रहा है टीचिंग परीक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आप लोगों को बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे कल वाले लेक्चर में। और साथ ही साथ अभी आप लोगों की 6 बजे जो है सीडीपी की क्लास है, आज का लेक्चर और आज की सीडीपी की क्लास, उन दोनों में से मिलाकर क्वेश्चन जो है मैं कल आपकी टेस्ट में डालूंगा, ठीक है, आपको जो टेस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, तो आज का सीडीपी का लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देखना है। ओके, चलो, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।